निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि इतना महीना के छुट्टी के बाद जो है वो पूरा दुनिया घूमने के बाद तेजस्वी यादव पटना पहुंचे तो लोग पूछ दिया कि भैया चुनाव पे बताइए कुछ, चुनाव बीत गया, आप जो है वो जीत नहीं पाए, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे वो पूरा नहीं हो पाया। तो बोले कि बिहार में लोक जो है वो हार गया और तंत्र जीत गया। अभी लोकतंत्र को अलग अलग करके संधि विच्छेद करके वो क्या कहना चाह रहे थे ये आप समझ गए होंगे, लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि लंबा समय बीत गया। बहुत सारे लोग जो है ये इंतजार कर रहे थे कि तेजस्वी यादव जब वापस आएंगे तो क्या बोलेंगे, लेकिन अब समस्या यहाँ ये है कि तेजस्वी यादव को अभी तक जनता का निर्णय स्वीकार क्यों नहीं हो पा रहा है। तेजस्वी यादव ये क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि अब आगे की तैयारी करनी चाहिए, अब जो पीछे छूट गया सो छूट गया। क्या लगता है बहुत लंबे समय के बाद जो है बीच बीच में लोग कह भी रहे थे कि सरकार तो बन गई लेकिन विपक्ष गायब है, तो तेजस्वी यादव लौट के आ तो गए, लेकिन आने के साथ उन्होंने ये कहा कि लोग हार गया और तंत्र जीत गया। तो जनता का निर्णय स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे तेजस्वी यादव? देखिए, तेजस्वी यादव लगता है कि राजनीति भूल गए। राजनीति कहती है कि अगर हार गए हो तो हार को स्वीकार करो। जनता ने आपको हराया है, आप लोग बोल रहे लोग ने आपको हराया है, वो मतलब डगमगा गए हैं, दिमाग उनका संतुलन खो गया है क्योंकि वो हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये जनता की जीत है, राजनीति में जनता ही मालिक है, तो ये उनको मानना चाहिए। वो विरोधी है, दल के नेता बने हैं, तो कम से कम स्वीकार करो कि हम हार गए और आगे कर्म करो कि हम कैसे और 5 साल काम करें, कैसे अपने पार्टी को संभालें। तो पहले तो दौड़ के भाग गए बाहर विदेश घूमने। अरे पहले जनता ने तुमको हरा दिया तो जनता के पीछे जाओ, पूछो क्यों आपने हराया, क्या कमियां थी। तो कमियों का तब उनमें मतलब भरा हुआ है तो उसको दूर करो ना। तो वो दोषारोपण में लगे हैं, कभी वोट चोरी बोलते हैं, कभी कहते हैं कि तंत्र की जीत हो गई। अरे क्या तंत्र की जीत हो गई? जब आपके प्रदेश जीतते हैं, झारखंड, जब आपके पहले भी कपिल सिब्बल के साथ उनका इंटरव्यू आया था तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि तंत्र की जीत है ये हमारे। जैसे क्या तंत्र की जीत है? तंत्र तो सबका है। आप जीते उड़ीसा में, आप जीते अभी झारखंड में, जीतते हैं बंगाल, तो तंत्र ठीक रहता है। अब बिहार में हार गया, व्हाट इज दिस? ये तो उनका मानसिक संतुलन खो गया और कुछ मुद्दे नहीं बचा है उनके पास। क्या बोलेंगे वो संतुलन मतलब खोने के बाद दिमागी विहीन हो गए। अच्छा ये बताइए कि तेजस्वी यादव इतने लंबे समय के बाद जनता के बीच में लौटे हैं तो अभी उनको क्या करना चाहिए था? उनको जनता के बीच जाना चाहिए, उनसे देखना चाहिए कमियों को, किस कारण से हम हारे हैं। 5 साल के बाद 5 साल के बाद का भविष्य ठीक करे ना। तो वो तो लगे हैं खाली झूठ मूठ की गलत कमियां खोजने में, अपने की भरपाई करने में। अरे 2-4 सीट की ना हार जीत होती। आप इतनी बुरी तरह हारे हैं, 25 सीट 30 सीट नहीं लेके आए हैं। बचा आपका विपक्ष नेता बड़ी मुश्किल से एक वोट से तो बने हैं, एक सीट से, नहीं तो भी नहीं बनते आप कहाँ आ गए? जब सोच के देखिए क्यों पब्लिक ने ऐसा किया। इसके पहले आप इतनी सीट लाए थे, कैसे लाए थे? वही पब्लिक न दी थी। कमियों के भरमार हो गए आप, आपका संतुलन नहीं है। क्या पब्लिक को चाहिए देखते नहीं है? क्या साम्राज्य को चाहिए देखते नहीं है? क्या राज को चाहिए देखते नहीं है? तेजस्वी यादव का हाल हो गया लौमरी वाला। अंगूर खट्टे कहावत सुना है ना? उनको पता नहीं है अभी राजनीति का ABCD कि लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और जनता का जनादेश बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ था। उनको समझ ही में नहीं आया। हमने तो कहा था कि अपना सीट बचा लें, अपना सीट तो बड़ा मुश्किल से वो जीते हैं। और तंत्र क्या होता है? बिहार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से देश के अंदर में चुनाव होता है। जनादेश NDA के पक्ष में आया, नेता नीतीश कुमार ने काम करके दिखाया है, काम की बुनियाद पर जनता ने वोट दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मकर संक्रांति का समय है तो इसलिए बाजार में काफी चहलकदमी है और देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि त्योहार हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन नेताजी जो है उनका बयान चलते रहता है। अभी सुने होंगे सुरेंद्र यादव सांसद हैं जहानाबाद के और उनका एक बड़ा अजीब सा बयान आया जिसमें उन्होंने यादव को ललकारा और कहा कि मतलब अगर वोट नहीं देते हैं आप RJD को तो क्या यादव है। ललकारा भी उन्होंने और धिक्कारा भी उन्होंने। क्या कहते हैं कि नेताजी को ये शोभा देता है कि जिनके वोट से जीते हैं फिर बाद में अगर मान लीजिए कहीं हार गए तो दोबारा उन्हीं को कुछ अपशब्द? ऐसा बात कोई नेता को नहीं बनना चाहिए। किसी पार्टी का नेता हो उनको ही भाषा नहीं बोलना चाहिए। एक किसी जाति के वोट से न कोई MP बनेगा न कोई विधायक बनेगा। क्षेत्र में सभी जाति को मिला जुला कर वोट अगर मिलेगा तो आप MP और विधायक नेता चुने जाते हैं। रह गई बात
कि यादवों के परिचय का मोहताज यादव नहीं है। सुरेंद्र यादव जी को कहने से यादव ही वोट केवल ललटेन को नहीं कर देता है। ललटेनिया जो है से वो ललटेन के ही वोट करते हैं। तो कहता हूँ किसी जाति का लोग पर अगर अभद्र टिप्पणी करना या केनहू से अनिवार्य नहीं है, वह उनका बयान होगा या हमको नहीं लग रहा है कि पूरे यादव समाज का ही बयान होगा। जो कि मैं इस बात का खंडन करता हूं कि जब तक सब जाति धर्म के लोग अगर वोटिंग नहीं करेंगे तो हम नेता नहीं बन पाएंगे। ऐसा नहीं है। सुरेंद्र यादव को फिर चुनाव लड़ना है तो अगर हो सकता है कि उनका मुंह फिसल गया हो। और ये भी तो बात है ना भैया कि जहानाबाद में भी वो जीते हैं तो बड़ी संख्या में वहाँ पर यादव है, तो बिना यादव के वोट के थोड़ी जीते। ऐसा भी नहीं कि यादव जी ही केवल वोट कर देंगे तो सुरेंद्र यादव मनोरमा यादव कौन थे, तो क्यों नहीं विधायक में जीतवा लिए? विधायक में क्यों हार गए? उन्हीं का बेटा नबीसनाथ यादव थे। तो कम से कम ये भी बात है कि यादव कैंडिडेट होते हुए भी वो तो हार गए। तो कहूँ उनका मुंह फिसल गया होगा। इस पर राजनीतिक नहीं होना चाहिए। और ये कोई नेता किसी पार्टी का नेता हो या आरजेडी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो या रामविलास पासवान जी के पार्टी हो, अगर कोई अगर कहे कि मैं अपने जाति से ही विधायक बन जाता हूँ, एमपी बन जाता हूँ, तो कदापि ये सपना नहीं। नेता सभी जाति के नेता होते हैं। या दिया तो पर भी भला, नहीं दिया वो भी भला। चाहे आप विधायक एमपी बन गए तो वहाँ के सब जाति के आप नेता हैं। यह नहीं कि आप एक यादव जाति का नेता है। सभी लोग वोट दिया है। 5 लाख और 6 लाख वोट कहाँ से लाए? 5 लाख 6 लाख जहानाबाद में केवल अहिरे के वोट है। एमपी में आपके 5 लाख 7 लाख वोट मिला तो सब जाति के कथों से वोट होगा ना। हार जीत हर चुनाव में लगा रहता है। किसी को भी हार, किसी नेता को तो हार मानना नहीं चाहिए। पहली बात है, हार गए तो उनको मंथन करना चाहिए कहाँ गलतियां हुई है, और वहाँ पर जाके जनता के बीच में जाएं, बात करें, संबोधन करें वहाँ पर, जहाँ गलतियां उनको सुधारने की कोशिश करें। अनाप शनाप बकने से, गलत बयान देने से जनता पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। समाज में शिक्षा का प्रसार हो रहा है, बच्चे के प्रति जाना चाहिए। बच्चे किस तरह का लेते हैं, लोग दिल पे किस तरह का लेते, मतलब बयान लेते हैं। मान लीजिए जाति के प्रति किसी, वही जाति अगर गुस्सा हो जाए उनसे तो अगला चुनाव में तो वो अपना गुस्सा निकालेंगे ही। बिहार में बड़ी संख्या में यादव हैं। अगर किसी से अगर यादव नाराज हो जाए, अगर एक पक्ष में हो जाए कि नहीं फलाना को वोट नहीं देना है, तब तो कोई भी पार्टी हो उसके लिए तो काम गड़बड़ा जाएगा। देखिए, कोई भी जाति। देखिए हम बताते हैं, लालू यादव जी हैं जो, वो बिहार के यादव सबसे बड़े एथी में आते हैं, पूज्य में आते हैं। यादव लोग उनको पूजा करते हैं। हम बता रहे हैं, भले उन पर कुछ भी कितने कैसे है, लेकिन उनको पूजा करते हैं। क्यों करते हैं पूजा? क्योंकि आज तक वो कभी यादव की उल्टा सीधा कोई बयान नहीं दिए। हमेशा अपने जाति को आगे बढ़ाए हैं, चाहे वो ओबीसी ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी, लेकिन अपने जाति को बढ़ाए, लेकिन उल्टा सीधा बयान अपने जाति को लेकर कभी नहीं दिए। इसलिए उनको ये पूज्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी हो, कोई नेता अगर चुनाव हार जाते हैं या चुनाव उनका पार्टी हार जाता है उस जगह से, तो कोई जाति को गाली देना सही बात है कि फलना जाति हमको वोट काहे नहीं दिया? खीस में देता है लोग। आत्मा जो है ना दुखता है, इसलिए अशुद्ध शब्द व्यवहार करता है। तो एक बात बताइए चाचा कि अभी उनको आगे कितना चुनाव लड़ना है? वो है तो कि नहीं? है, उनका पार्टी को कितना चुनाव लड़ना है? हाँ, लड़ना तो है। वोट बिगाड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा? कैसे चलेगा? हैं? मगर क्या किया जाए, समाज में अनेकों प्रकार के आदमी है। बात तो ये सही बोले कि बहुत दुखी हो गए होंगे, इसीलिए जो है वो गाली दे दिए। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि आगे का फायदा नुकसान देख के कोई शब्द निकालना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई देखिए, बिहार के लोगों पर तो वैसे भी बहुत इल्जाम लगते रहता है कि यहाँ पर जाति देख के लोग वोट करते हैं, लेकिन इन केस अगर जाति देख के वोट नहीं किए, अच्छा बेजाय देख के वोट कर दिए, तो ओकरों पे गाली पड़ने लगता है। गाली देने वाले कौन है भाई? तो उसी क्षेत्र के नेता हैं। अब देखिए कि सुरेंद्र यादव विधायक हैं, उसी जनता के वोट से जीते हैं। ऐसा नहीं है कि यादव लोगों ने वोट नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा। सभी जाति धर्म के लोगों ने वोट किया होगा। लेकिन अब अतरी से जब उनके कैंडिडेट हार जाते हैं तो फिर वो एक जाति को गलियाने लगते हैं, एक जाति को टारगेट करने लगते हैं। तो क्या उनको आगे चुनाव नहीं लड़ना है? देखिए, इनके पार्टी के जो नेता, कहा जाता है कि संगत से गुण होते, संगत से गुण जात। तो इनके पार्टी के नेता हैं, वो बेचारा जमीने सृजन इस सब में घोटाला में कोची IRCT में इस सब में फसल है बेचारे। तो संगतिया जैसा रहेगा वैसा असर करवे न करेगा। खैर, दूसरी बात, यहाँ बिहार में विकास वर्सेस विनाश पुरुष की लड़ाई है। विकास पुरुष और विनाश पुरुष की लड़ाई है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूरे मगध क्षेत्र में एक सुशासन स्थापित किया है और विकास कायम किया है, जिसके बदौलत आज निर्भीक होके
मगध की जनता ने हमारे एनडीए प्रत्याशी को जिताया और इनको इसीलिए नोचनी छूट रहा है कि इनका तो ताबड़तोड़ ऑपरेशन हो रहा है बेचारे के। इनके बेलागंज साफ उपचुनाव भी आ रहे, भी आ रहे। अरे तो भाई किस लिए दर्द हो रहा है? सत्ता 15 साल मिला तो माल चाव है, अभी दर्द हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अभी ज्यादा पुराना नहीं है, परसों का ही बयान है तेजस्वी यादव का कि उन्होंने कहा कि बिहार में लोक हार गया, तंत्र जीत गया। तो वो तंत्र को बुरा बोल रहे हैं, मतलब उनके जो नेता हैं वो तंत्र को बुरा बोल रहे हैं, और उनके जो एक और नेता है यानी कि सुरेंद्र यादव, वो लोक को बुरा बोल रहे हैं, लोक को गाली दे रहे हैं। तो लोकतंत्र दोनों खराब है, तो फिर कैसे चुनाव तो लड़ेंगे? तेजस्वी जी भी वही तंत्रवा से जीते हैं क्या? तेजस्वी जी राघोपुर से वही तंत्र से जीते हैं क्या? अरे क्यों बेचैनी हो रहा है? हर चौराहे पर आजकल महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ रही है, सुरक्षा बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बावजूद अगर कुछ भी ऐसा घटना घट रहा है बिहार में, चाहे पटना में नीट की छात्रा के साथ जो हुआ, देखिए सबको पता है। पहले तो पुलिस मानने ही के लिए तैयार नहीं था कि इस बच्ची के साथ जो है वो किसी तरह का शोषण हुआ है। जब बाद में पता चला, कितना लोगों ने विरोध किया। ऐसा अगर 2-4 भी घटना होता है तो जो भी बच्चे दूर से अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, बच्चियों को हॉस्टल में रख रहे हैं, उनके मन में एक डर तो आएगा ना भैया। देखिए, सरकार इस पर काफ़ी कस के शिकंजा कस रही है। जैसे आप जानते हैं कि सम्राट चौधरी जी जो मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री हैं, उनका बयान है कि अगर बस में चलते हुए लड़कियों को भी अगर छेड़छाड़ किया जाएगा, उसको अश्लील हरकत की जाएगी, तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर घटना हुई है तो निश्चित रूप से बिहार की जो पुलिस व्यवस्था है उस पर सघन जांच करके और कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। इसमें कहीं कोई अथी नहीं है, दो मत नहीं है। कि एक जो ये मानसिकता है, कुछ पुरुषवादी सोच कह सकते हैं या इस तरह की सोच कह सकते हैं, जो किसी महिला के साथ छेड़खानी करके उस पर एसिड फेंक के या उसका रेप करके अपने आप को बहुत वीर समझते हैं, इस मानसिकता से कैसे लड़ा जाए? वो पुरुष ही नहीं, उसको हम पुरुष ही नहीं बोलेंगे। पुरुषों का काम है महिला का सुरक्षा करना, सम्मान करना, हर जगह सुरक्षा प्रदान करना। क्योंकि आप माँ, बेटी, बहन के नज़र से देखोगे तो वो सामने वाला बहन ही है, वो आप अपने घर में नहीं सकते हो, किसी दूसरे महिला के साथ आप इसे आपने क्यों किया? बिल्कुल। अच्छा भैया एक बात बताइए, हमको प्रधानमंत्री का एक भाषण याद आ रहा है। जब सबसे पहली बार वो प्रधानमंत्री बन के लाल किला से भाषण दे रहे थे, तो हमको याद है कि उसके कुछ साल पहले ही उन्होंने पूरे दिल्ली में जो है वो निर्भया कांड हुआ था। तो उन्होंने एक बात कहा था कि हम लोग जब लड़की घर से बाहर निकलती है तो बहुत बात समझाते हैं, जब बेटा घर से बाहर निकलता है तो उसको समझाते हैं कि तुमको महिला के साथ कैसे रहना चाहिए, महिला के साथ कैसे पेश आना चाहिए। बिल्कुल। अब मतलब आप यदि मेरे ही घर में बच्चे हैं, बच्चे रहते तो यदि आप सही संस्कार दे रहे हो और सही संस्कार फ्लो कर रहा है तो वो ऐसा नहीं करेगा। जिसके संस्कार ही मतलब गलत पड़ा है, वो समाज गलत आदमी के साथ तो उसका सही मनसा रहेगा, वो गलत काम करेगा ही। बिल्कुल सही बात है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मानसिकता से लड़ना भी बहुत जरूरी है। अगर हम आदमी से लड़ते रह गए और मानसिकता वैसी की वैसी ही रह गई तो बड़ा दिक्कत है। भैया कैसे हैं? ठीक हूँ। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि बिहार में वैसे तो महिलाओं का स्वरूप बदला है, महिलाओं का कद बदला है, सब बदला है, लेकिन ऐसी फिर भी घटनाएं हम देखने को मिलती है बिहार में। हर रोज अखबार में, टेलीविजन पे ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि महिला के साथ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होते ही रहता है। इस मानसिकता से या इस माहौल से कैसे बचा जाए? बिहार को कैसे महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाया जाए? स्ट्रिक्ट पुलिसिंग इज द ओनली वे। और थोड़ा सा समाज में जो भी अच्छे लोग हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ को केयर करें। अगर हमारे सामने में हो रहा है तो हमको विरोध करने में डर इसलिए लगता है कि सामने वाला मार देगा हमको। बिल्कुल। ऐसा होता भी है? हाँ, ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है। अभी कल ही की घटना है, एक पुलिस जो है वो शराब पकड़ने गई और जो कारोबारी थे उन्होंने हल्ला कर दिया कि चोर आ गया है, और पुलिस वालों पर ही उन लोगों ने हमला कर दिया। तो ये सब भी मतलब एक तरह से कहा जाए ना कि थोड़ा तो प्रशासन को भी करना पड़ेगा प्रयास। हाँ, स्ट्रिक्ट पुलिसिंग इज द ओनली मेथड। ऐसा एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि लोगों के मन में, लोगों के मन में डर हो, या फिर जो आदमी बीच में इंटरवेन कर रहे हैं उनके प्रति पुलिसकारों की इस तरह से हो कि समाज, जैसे आज के डेट में क्या है कि एक्सीडेंट में क्या होगी, पहले एक्सीडेंट होता था लोग नहीं ले जाते थे, अब लोग ले जाना प्रेफर करते हैं ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे। तो उसी तरह सोशल ग्राउंड पे उसको हीरो का रूप दिया जाए कि जो लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस बीच में इंटरवेन करके अगर लड़की को बचा पाता है
तो उसको सोशली जो है रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि एक टाइम पे बिहार में ऐसा होता था कि महिला पुलिसकर्मी बहुत कम हुआ करती थी, अभी तो बहुत ज्यादा है। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं तो ये देखते हुए किया गया होगा कि अब हम महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिसकर्मी भी उस हद तक बहाल करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से क्या वो पुलिसकर्मी जो है वो मदद कर रही है महिलाओं की? मुझको ऐसा नहीं लग रहा है। सारे लोग जब इस पुलिस के ग्राउंड पे जब पहुंचते हैं तो मुझे लगता है कि वो भी उन्हीं की मानसिकता में ढल जाते हैं। एक जो आम मानसिकता है, जो आम मानसिकता है, सबसे केवल है कि हमें अपना फायदा केवल कर लेना है, सामने वाले को क्या हो रहा है। आज लड़की हो या कुछ भी हो, सबसे पहली बात है कि हमारे पास में सजा का प्रावधान ही कहाँ है। बहुत दिक्कत है, बड़ा जटिल प्रक्रिया है। हमारे पास में सजा का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे पास में हर चीज में लेंदी कर देना है प्रोसेस को। सामने इंसाफ मिलने में लड़कियों को 10 साल लग जाते हैं, जिंदगी निकल जाती है। कहाँ मिलता है इंसाफ, बताइए ना, कानून है कहाँ? देखिए पहला चीज तो ये हो जाता है कि अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत हुआ है और वो महिला रिपोर्ट कर रही है तो यही बहुत हिम्मत की बात है। वो तो ठीक है, तो उसको कितना जलील होना पड़ता है समाज में। थाने में कम से कम थाने में इतना जलील होना पड़ता है, उस महिला को इतना टॉर्चर किया जाता है। तुम काहे गई थी? तुम क्या पहनी हुई थी? हाँ, कितना बजे तुम रात में गई थी? तुम ऐसे तो आकर के नहीं टच कर लिया होगा कोई। अगर 9 बजे रात के बाद कोई घटना हो जाए तो सबसे पहले कहेगा 9 बजे रात में तुम बाहर कर क्या रहे? हाँ, कर क्या रही? बताइए। तो लड़की बताइए कि अपना जब बताना शुरू करे, दिक्कत बताना शुरू करे तो फिर क्या हो? और मेरा मानना है मैडम कि महिला पुलिसिंग पे जो आप जोर दे रही है ना, इट्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पुलिसिंग। वो भी बन चुकी है। वो अब आम महिला नहीं रही, वो पहले पुलिस है फिर महिला है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि जिस उद्देश्य से बनाया गया था कि और महिलाओं को बल मिले, नहीं, वो फुलफिल नहीं हो रहा है। एक सबसे बड़ी बात है कि जब हॉस्टल्स हैं, हॉस्टलों में वार्डन अक्सर हाँ महिलाएं ही होती हैं। और मुझे बताइए कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं में उन महिलाओं का हाथ है नहीं है, उस वार्डन का हाथ होता है नहीं होता है। जिस हॉस्टल की ये घटना है, अब आपको बता देते हैं, उस हॉस्टल को ये भी खबर मिली हमें कि उस हॉस्टल को ब्लैकलिस्ट किया हुआ है कि उस हॉस्टल में अगर बच्चियां रह रही हैं तो उनको फलाना कोचिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा, फलाना। फिर भी वैसा हॉस्टल कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है? हमारे पास कानून नहीं है। उनको सजा देनी चाहिए, सीधा काट दीजिए, हाथ कट जाए, वैसी सजा होनी चाहिए कि उसको सजा का डर हो। हमारे पास सजा का डर ही नहीं है। बहुत होगा, अरे 2 बरस चले जाएंगे, 2 बरस में क्या हो रहा है? जिंदगी, उम्र कैद का तो एक कोर्स कंप्लीट नहीं होता। उम्र कैद का मतलब है उम्र कैद, ता जिंदगी वो जेल के अंदर में घुस जाए। घटना में जो सबसे बड़ा आरोप है वो पुलिस पे लग रहा है। सबसे बड़ा आरोप जो है वो पुलिस पे लग रहा है कि पुलिस ने जो है शुरुआती मामले को एकदम ही निगलेक्ट कर दिया। जो सबूत सामने में पड़ा हुआ था उसको एकदम ही इग्नोर कर दिया और अपनी एक मनगढ़ंत कहानी बना ली कि लड़की डिप्रेशन में थी। बिना जांच के, बिना पोस्टमार्टम के आपने कैसे तय कर लिया कि इस लड़की ने जो है वो सुसाइड किया है? और ऐसा कोई भी मामला होता है तो सबसे पहले लड़की का पहले चरित्र चित्रण होने लगता है। वही ना, गंभीर व्यक्ति हैं एसएसपी, उनको गंभीर व्यक्ति को गंभीरता से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। जबकि एक मतलब ये हो सकता है रोड छाप बयान की है, रोड छाप इस तरह से बयान करना। हम कहें कि रोड चलते हुए उन्होंने अपने अधिकारी या जो भी रहे उन लोगों से रोड छाप चलते हुए इस तरह से बयानबाजी करवाएं। क्योंकि अगर गंभीरता से जांच करते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना जल्दी नहीं करते और इस तरह से रिजल्ट भी तुरंत दे दे। डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले वो अपना रिपोर्ट तैयार कर दिए। तो इसमें बारीकी से जांच होनी चाहिए। थाना प्रभारी की जांच होना चाहिए, डॉक्टर की जांच होनी, क्योंकि डॉक्टर भी भड़काने का काम किया है। ये नहीं कि वो नहीं काम किया, भड़काने का काम किया है। वो एक भीड़ को मूवमेंट की। जब तक लड़की की मौत नहीं हो गई तब तक उसके घर वालों को उससे मिलने नहीं दिया गया। एक आखिरी बात तक नहीं की जाने दी गई लड़की से कि लड़की एक अपना आखिरी कुछ बात कह सके अपने माँ बाप को, ये तक नहीं मौका दिया गया। वहाँ पे मिलने नहीं दिया गया था। लड़की 3 घंटा के लिए होश में आई थी तो उनके परिजन थे वहाँ पे, तो परिजन मिलना चाहे प्रभात में बोले तो परिजन को मिलने नहीं दिए। सबसे पहले ये बात है। और बोला गया कि अरे ठीक है। और सबसे पहले तो डॉक्टर सतीश है, डॉक्टर सतीश पे भी सबसे चार्ज होना चाहिए, क्योंकि मौत का सबसे बड़ा जिम्मेवार डॉक्टर सतीश है। क्योंकि लड़की जिंदा हो सकती थी, बेहतर इलाज होता तो लड़की जिंदा हो सकती थी। लड़की की मौत पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारा आरोप लग रहा है।
उसकी मौत कैसे हुई, किस कारण से हुई, किस स्थिति में हुई, इस पर भी बहुत कुछ सवाल उठ रहा है। सबसे पहले बोल रहे हैं गोली टैबलेट या जो भी दवा के लिए, तो दवा तो बंद है ऑलरेडी। उतना दवा मात्रा में ले रहे हैं, तो जिस दुकान से अगर लिए होंगे तो बच्ची जान रही होगी जिस दुकान से लिए होगी उस दुकान से मतलब दवा भैया फोर्सफुली भी तो दिया जा सकता है। वही दवा तो जो लड़की अनकॉन्शियस है सीधा अभी पोस्टमार्टम में पता चला है कि वो 2 घंटे तक उसने संघर्ष किया है। अगर नींद की गोली उसमें रहती तो उसके साथ 2 बातें हैं, या तो कि नींद की गोली या तो बाद में दी गई, इतना सब कुछ करने के बाद नींद की गोली दी गई सबूत को मिटाने के लिए या आत्महत्या का एंगल देने के लिए, या फिर उस लड़की के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, उस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ कि नींद की गोली खाने के बावजूद वो 2 घंटा संघर्ष कर रही थी। ये लोग दवा दे करके जान करके मारे हैं। मतलब ये नींद की गोली मतलब वहाँ पे एडमिट हो जाने के बाद लड़की बच सकती थी, लेकिन वो हॉस्टल जो भी हॉस्टल अभी तो सुनने में आया हॉस्टल मालिक जो है, हॉस्टल संचालक नहीं, जो मकान मालिक है वो लोग भी हैं मतलब, तो जो लोग एकदम संलिप्त हैं, पूरे रूप से संलिप्त है कि एक मामला को बारीकी से जांच करनी चाहिए। अब एसएसपी को हम ये कहते हैं कि एक मामला को बारीकी से जांच करें, क्योंकि सब लोग संलिप्त है इसमें। आएंगे नाम तो बहुत सारे भी हैं। सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि महिला लड़की की बात करें तो वो गांव से मतलब निकल करके बाहर उसको पढ़ने भेजा जाता है, और ये घटना के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए। और हॉस्टल का जो रवैया है, अभी एक हॉस्टल से ऐसा निकल के आया, अगर सारे हॉस्टल का अगर इस तरह से जांच किया जाए, खास करके प्राइवेट हॉस्टल या फिर इस तरह का हॉस्टल है, तो हर जगह से कुछ न कुछ निकल करके आएगा। और इसमें जब तक अगर बिहार सरकार लिप्त नहीं है तो तब तक इसको नहीं छुपाया जा रहा। देख लीजिए हर जगह दही चूड़ा पार्टी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके बच्चे के साथ अगर ये व्यवहार होता तो आप दही चूड़ा खाते क्या? बिल्कुल। इतने लोग एक होकर विरोध नहीं करते तो शायद ये भी कोई आम मामला बन के रह जाता, और शायद ये जो लीपापोती करने का आरोप पुलिस पे लग रहा है ये उसमें सफल हो जाते। अगर हम लोग इस पर आवाज नहीं उठाते तो ये आवाज भी और भी जितने कई ऐसे केस आए जिन पर आवाज नहीं उठाई गई तो आवाज को दबा दिया गया। अगर सभी लोग एकजुट होकर के अगर आवाज नहीं उठाते तो इसको भी दबा दिया जाती। जिस तरीके से सभी मामलों को प्रशासन और सरकार के द्वारा दबा दी जाती है, और ये नाकामी सिर्फ प्रशासन की नाकामी नहीं, ये पूरे बिहार सरकार की नाकामी है। एक नीट की छात्रा जो मेडिकल का तैयारी बेचारी करने आई थी जहानाबाद से, उसके साथ बड़ा गलत काम हुआ। इसमें ये भी आरोप लग रहा है कि पुलिस लिपापोती कर दिया मामला का बढ़िया से जांच नहीं किया। हमको ये जानना है कि ऐसा कोई भी घटना महिला के साथ चाहे किसी आदमी के साथ घटता है तब पुलिस बढ़िया से उसका जांच परख करता है, संवेदनशीलता बरतता है। ये तो आप लोग से बेहतर कौन जानेगा। आप मीडिया से हैं तो इससे ज्यादा बढ़िया इंटरव्यू तो उनसे लीजिए कि वो क्यों अपनी काम को नहीं कर रहे बढ़िया से। मतलब हम वही जानना चाह रहे हैं कि जैसे देखिए इस सब मामला में बड़ा सीरियस होकर जांच करना पड़ता है, तब पुलिस सीरियस रहता है। पुलिस क्या करती है तो फिर वही बात है कि आप लोग से बेहतर कौन जानता है। पुलिस का तो काम ही यही है, अगर वो अपना काम अच्छा से करें कोई वारदातें नहीं हो। अच्छा ये बताइए भैया कि बिहार में पुलिस कितनी संवेदनशील है। जब कोई घटना घटता है, किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है, किसी पुरुष के साथ कोई अत्याचार होता है, तो पुलिस संवेदनशीलता से उसका जांच करती है। जांच कौन करेगी पुलिस? नहीं करती है, संवेदनशीलता नहीं बरतती है। कई बार ये आरोप लगता है कि पुलिस को जितना सहयोग करना चाहिए उस तरह से सहयोग नहीं करती। नहीं करती। हाँ।